हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु कृपास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अपन अष्टक नियम के अपवाद देख रहे थे और अष्टक नियम के अपवादों में जो अगली कैटेगरी आज अपन लेने जा रहे हैं वो देखिए, तीसरी कैटेगरी जो ले रहा हूं मैं वो है अष्टक प्रसार अणु। अष्टक प्रसार अणु या इसको कहते हैं सुपर अष्टक अणु। सुपर अष्टक अणु, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे हाइपर ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। अब देखिए कौन होते हैं हाइपर ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल। थोड़ी सी बात करें अपन तो हाइपर ऑक्टेट और सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल का मतलब हो जाएगा कि इनके पास 8 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 से ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब? बंद बनने के बाद। बंद बनने के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में आते हैं PCl5, SF4, SF6, IF3, IF5, IF7, है ना, XeF4 आदि। ये सब इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन एग्जाम्पल्स में आपको साफ साफ पता चलेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं। पहले भी बता चुका हूं। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरस 5th ए का है और 5th ए का मतलब है इसके पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है और 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस 5 और मिल गए तो 10 हो गए। इसी तरह से इसके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 + 4। क्यों? क्योंकि सल्फर 6th ए का है। यहां 6 + 6 7 + 3 7 + 5 7 + 7 और जिनोन 8 + 4। तो सबके पास में बंद बनने के बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई है? 8 से ज्यादा हुई है, ठीक है। ये सब अष्टक प्रसार के उदाहरण हो गए। अब यहां पे एक नोट डाल के लिखवाना चाह रहा हूं एक बात। देखिए, एक सज्जन नाम का साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट दिया, एक धारणा दी जिसको कहते हैं सिंगलेट बॉन्ड कॉन्सेप्ट। सिंगलेट बॉन्ड कॉन्सेप्ट, एकल बंद धारणा। एकल बंद धारणा, सिंगलेट बॉन्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इसने धारणा दी। इसने क्या कहा, इन अणुओं में अष्टक की व्याख्या करने की कोशिश की। हालांकि इतनी मान्यता नहीं मिली, इसको मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक धारणा दी और क्या कहा कि इन अणुओं में भी अष्टक का पालन समझाया जा सकता है। आमतौर पर तो हम देखते हैं कि एक बंध 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, लेकिन उसने कहा कि कुछ बंध ऐसे होते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, उनको सिंगलेट बॉन्ड कहते हैं। और इस सिंगलेट बॉन्ड को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, इस तरह से, ठीक है भाई। पूरा बॉन्ड हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उपसय संयोजक बंध हो तो ऐसे करते हैं, लेकिन सिंगलेट बॉन्ड को इसने आधा बॉन्ड इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसने एक और बात कही। उसने कहा कि सिंगलेट बॉन्ड की जो संख्या है वो कितनी होगी, कि भाई सिंगलेट बॉन्ड निकालते कैसे। तो बेटा जी उसने सिंगलेट बॉन्ड निकालने का भी एक तरीका बताया। और सिंगलेट बॉन्ड निकालने का क्या तरीका बताया, देखिए। उसने कहा कि नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड, नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड, यानी ये जो एकल इलेक्ट्रॉन बंद है इनकी संख्या कैसे निकले। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखने, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखने। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन एक तो होते हैं, जैसे आयोडीन के पास में 7 हुए, वो नहीं, बॉन्ड बनने के बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुए। तो मैं यहां लिख ही देता हूं, आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उसमें से 8 घटा दो तो सिंगलेट बॉन्ड की संख्या आ जाएगी।
ठीक है ना, सिंगलेट बॉन्ड की संख्या इस तरह से निकालनी है। अच्छा जी, अब इन्हीं अणुओं में कोई कहे कि मुझे तो तुम सिंगलेट बॉन्ड की संख्या बताओ कि कितने सिंगलेट बॉन्ड होंगे, अगर मैं मानूं तो बड़ा इजी है। बंद बनने के बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और 5 10, तो 10 माइनस क्या कर दो 8 इक्वल टू 2। समझ रहे हो ना, यहां पे वही 6 4 10, 10 माइनस 8, 6 6 12, 12 माइनस 8, 7 और 3 10, 10 माइनस 8, 12 माइनस 8, 14 माइनस 8 और 12 माइनस 8, इस तरह से। ठीक है, तो ये सिंगलेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हुआ। अब तुम कहोगे कि सर ये तो सिंगलेट बॉन्ड निकालना बता दिया आपने और कहा कि ये कोई धारणा दी गई, एक एग्जांपल ऐसा भी तो लेके बताओ जिसमें सिंगलेट बॉन्ड दिखाने के बाद में अष्टक पूरा हो जाता हो। तो एक काम करता हूं मैं, इस चीज को समझने के लिए बेटा एक एग्जांपल ले रहा हूं PCl5 का, आप गौर से देखिए साहब। PCl5 का अगर मैं एग्जांपल लूं तो बेटा जी PCl5 में दरअसल होता क्या है, PCl5 में फोस्फोरस के पास में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन फोस्फोरस के पास में। अब ये क्लोरीन बॉन्ड बनाने को आएगा, लेकिन पहले ही PCl5 में चेक करो कि कितने सिंगलेट बॉन्ड दिखाने हैं 2, तो 2 सिंगलेट बॉन्ड दिखाने हैं। वहां तो तुम केवल क्लोरीन को ऐसा का ऐसा दिखा दो, क्योंकि आमतौर पर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो एक ये देता है एक ये देता है, लेकिन 2 बॉन्ड ऐसे दिखाओ जहां पे सामने वाला कुछ नहीं दे रहा है, केवल फोस्फोरस का एक ही इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बना रहा है। तो ये देखो क्लोरीन के पास में कितने होते हैं आपको पता हो तो 7, ऐसे इस तरह से 7, इस क्लोरीन के पास में भी कितने होने 7, ये लीजिए। ठीक है, यानी क्लोरीन ने कुछ नहीं लगाया, लेकिन बाकी के जो 3 बॉन्ड है वहां जब क्लोरीन आएगा तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगाएगा, बाकी 6 सुरक्षित पड़े रहेंगे। यहां पे क्लोरीन आएगा तो एक बॉन्ड अपना लगाएगा, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन सुरक्षित पड़े रहेंगे, है ना। यहां पे क्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा, ये नॉर्मल बॉन्ड बनेंगे भाई। अब तुम कहोगे कि सर इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाओ कि क्या वाकई में अब इन क्लोरीन परमाणुओं का अष्टक पूरा हो गया क्या। हाँ देखो हो गया। आप ध्यान से देखना बेटा जी कि इस क्लोरीन के पास में इस क्लोरीन का कितने इलेक्ट्रॉनों पर अधिकार हो गया, इतने पर, गिन लो 7 और 1 8, अष्टक पूरा है। इस क्लोरीन का कितने इलेक्ट्रॉनों पर हक हो गया, ये देखिए 8 हो गए, अष्टक पूरा। इस क्लोरीन का भी कितनों पर हो गया 8, इसका भी कितनों पर हो गया 8, इसका भी कितनों पर हो गया 8। लेकिन फास्फोरस की बात करें कि अब फास्फोरस के पास में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, काउंट करना 1 2 2 4 2 6 और ये 2 8। अब देखिए फाइनली इसको कैसे दिखा सकते हो, ये 2 तो हैं सिंगलेट बॉन्ड ऐसे, और बाकी के 3 है नॉर्मल बॉन्ड ऐसे। ये सिंगलेट बॉन्ड कॉन्सेप्ट था, हालांकि इसको उतनी मान्यता नहीं मिली, लेकिन ये दिया गया था। ठीक है, तो ये अष्टक प्रसार या सुपर अष्टक अणु है। हाँ जी, तो इसके बाद में देखिए अगला अपन अष्टक नियम के अपवादों में देखें तो 4 नंबर जो है वो है विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु, इसको अपन कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। यहां मैं इतना सा कहूंगा कि जिनमें, ध्यान रखना, जिनमें कुल इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में हो, कुल इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में हो, या फिर मैं कहूं कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, भाई दोनों ही चीजें मिल जाएगी, कोई सी भी चेक कर लेना। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये भी किस में होती है, विषम संख्या में होती।
तो दोनों में से कोई सा भी क्राइटेरिया देख लें, आपको ये विषम मिलेगी। अगर आपको ऐसा स्थिति कहीं मिलती है कुछ अणुओं में, तो आप इनको क्या मान लेंगे? अष्टक के अपवाद मान लेना। पहली बात तो ये। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें, जैसे NO, NO2, ClO2, ये सब, ये विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु। और ले लो, स्पीसीज भी ले सकते हो, CH3, CF3, समझ रहे हो ना, लेकिन ये अणु है। अब आप कहोगे कि इनमें कुल इलेक्ट्रॉन अगर अपन देखना चाहें, कुल इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 और 7 15। बताइए विषम संख्या में है। यहां पे नाइट्रोजन के पास में 7 प्लस 8 इंटू 2 16, ये भी 23 विषम संख्या में है। क्लोरीन 17 प्लस 8 इंटू 2 16, ये भी विषम संख्या में है 33। ठीक है ना, तो कुल इलेक्ट्रॉन मैंने चेक कर लिया तो पता चला कि यार विषम है, तो विषम है तो अष्टक के अपवाद है। अब तुम कहोगे कि सर अगर इनके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन चेक करें, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर चेक करें तो कर लो। जैसे नाइट्रोजन 5th ए का है, मतलब 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन 6th ए का है, तो 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए ये भी विषम आएगा। नाइट्रोजन के पास में 5 प्लस ऑक्सीजन 12 और 5 17, ये भी विषम संख्या है। क्लोरीन 7th ए का है, प्लस ऑक्सीजन 6th ए का है, तो 12 और 7 19, ये भी विषम संख्या है। तो कहने का मतलब है चाहे कुल इलेक्ट्रॉन चेक करो, चाहे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या चेक करो, ये विषम आएगी। तो अपन इनको अष्टक का क्या मान लेंगे? अपवाद। एक बात तो होगी। अब यहां पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो नोट डाल के आप लिखोगे। लिखिए, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु, विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अरे भाई, इनमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो विषम संख्या में है, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अकेले रह जाएंगे। इनको आप क्या कहते हो? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। पहली बात। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये जो स्पीसीज होगी, ये जो अणु होंगे, ये अनुचुंबकीय होंगे, ठीक है, और प्रायः रंगीन होंगे। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण से ये अनुचुंबकीय और प्राय कैसे होंगे? रंगीन, यानी कलर्ड होंगे। ठीक है, ओके। इसमें भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे NO2। बेटा जी, NO2 की स्ट्रक्चर आप बताते हो इस तरह से, ये बताते हो, जहां नाइट्रोजन के पास में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहां लगा दिए और 2 एक साथ लगा दिए, एक अकेला बच गया। इसका मतलब है विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसी है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा रहेगा? अयुग्मित। तो यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। इसीलिए ये कैसा है? अनुचुंबकीय है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, रंगीन है। इसका लाल भूरे रंग का, ये लाल भूरी गैस मानी जाती है, लाल भूरा रंग माना जाता है। ठीक है ना। अगली स्थिति पर मैं आऊं कि इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एम्स में। क्या पूछा हुआ है कि जब इसे आप NO2 को ठंडा करोगे, कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसे ठंडा करोगे तो ये द्विलक बना लेता है। क्या बना लेता है? द्विलक। द्विलक का मतलब है जहां पे ये 2 इकाइयां आपस में जुड़ जाएगी, इस तरह से। ये 2 इकाइयां हैं, अलग अलग इकाइयां हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो बंद बनाने में काम आ गया। तो तुम कहोगे कि ये बन गया है N2O4, जिसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब कितने हैं? 0। इसलिए ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय, और साथ में कैसा है? रंगहीन। ठीक है। हालांकि इसे अगर मैं वापस गर्म करूं, कहां तक? रूम टेम्परेचर तक गर्म किया जाए तो ये वापस इसमें बदल जाएगा। ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन था, वो बीच में ही मैंने डिस्कस कर लिया। तो इस तरह से विषम इलेक्ट्रॉन युक्त अणु क्या होते हैं? अष्टक के अपवाद होते हैं। ओके। इसके बाद में देखिए, एक पॉइंट लेते हैं कि भाई अब तक अपन ने सह संयोजक यौगिकों में तो अपवाद पढ़ लिए,
लेकिन दिमाग में आता है कि आयनिक यौगिकों में कैसे बताएं, कि भाई आयनिक यौगिकों में कैसे अपने को बताना है कि अष्टक का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आयनिक यौगिकों में सबसे पहले आपको धनायन और ऋणायन को अलग कर लेना है, दोनों के विन्यास लिखने हैं, फिर दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये चेक करने हैं, और अगर बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तब तो वो अष्टक का पालन कर रहा है, अगर नहीं आ रहे हैं तो अष्टक का अपवाद है। क्लियर? तो एक नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा, आयनिक यौगिकों में प्राय ऋणायनों का अष्टक पूर्ण मिलता है, लेकिन धनायनों में कई प्रकार के विन्यास मिलते हैं, अतः धनायनों में कई प्रकार के अपवाद भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो धनायनों में मैंने कहा कि भाई आयनिक यौगिकों में जब जब आप चेक करने जाओगे तो आप धनायन ऋणायन अलग कर लेना। आमतौर पर आप क्या देखोगे कि ऋणायनों में तो क्या होता है, अष्टक पूरा होता है, लेकिन धनायनों में कई टाइप के अपवाद पाए जाते हैं बेटा जी, क्योंकि विन्यास बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं धनायनों में जितने भी टाइप के विन्यास मिलते हैं वन बाय वन उनकी बात करता हूं। सबसे पहला धनायनों में विन्यास मिलता है जब दो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, दो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी स्थिति में मैं तो कहता हूं कि ये किस नियम का पालन करने वाले मिलेंगे, द्विक नियम का पालन करने वाले मिलेंगे। और बेटा जी ऐसे धनायन कौन है, आप जरा देखो, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2, आप इनके विन्यास लिख के देखो। लिथियम प्लस के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, बेरिलियम प्लस 2 के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2। अब बताइए बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि बच्चा पूछता है कि सर इसको अपवाद माने कि नहीं माने, तो मैं कहूंगा 2 इलेक्ट्रॉन वाले में तो लपड़ेबाजी है, अपवाद हो भी सकता है और नहीं भी, तो हो भी सकता है या नहीं भी। ठीक है ना, समझ जाओगे ना? ओके, पहले टाइप के धनायन का विन्यास मेरे सामने आ गया। इसके बाद में बेटा अगली जो कैटेगरी है धनायनों की वो है 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले धनायन। तो तुम कहोगे सर ये तो अष्टक का पालन करने वाले होंगे। यस, ये अष्टक नियम का पालन करने वाले होंगे बाकायदा। जैसे मैक्सिमम धनायन आप इस कैटेगरी में डाल दो, है ना, चाहे जितने ले लो, ये लो। तो ये अपवाद है क्या अष्टक के, ये बताओ? तो मैं तो कहूंगा अपवाद नहीं है। ठीक है, ओके। धनायनों की अगली जो कैटेगरी बेटा जी मैं लिख रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली कैटेगरी। आपको इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे। जिनमें जिन धनायनों में 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं छद्म, अक्रिय, गैस विन्यास युक्त धनायन। कैसे धनायन है जी? छद्म अक्रिय गैस विन्यास युक्त धनायन, इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन होते हैं? जिनमें 18 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। आप इनके विन्यास लिख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। कॉपर +1, Ag+1, Au+1, है ना, जिंक +2, कैडमियम +2, Hg+2, ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आप चाहे कॉपर +1 का उदाहरण लिख लो, कॉपर +1 का विन्यास लिखोगे तो बेटा जी क्या होगा, इसका लास्ट में विन्यास होता है, आपको याद हो तो 3d10 4s1 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s तो गायब। अब 3d10 का मतलब है तीसरे कोष का d भर रहे हो, उससे पहले तीसरे कोष का s और तीसरे कोष का p भर चुके हो। तो अब बताओ बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 और 6 16 और 2 18। ठीक है ना, तो ये सब में ऐसी स्थिति आएगी। अब बात आती है कि इन सब को आप अपवाद मानोगे या नहीं मानोगे? तो मैं तो कहता हूं कि भाई मानेंगे, 8 तो नहीं है ना, इसलिए मानेंगे। अगली कैटेगरी में आओ,
बेटा जी जो अगली कैटेगरी आती है वो 18+2 विन्यास, ऐसे बोलते हैं 18+2 विन्यास। क्यों बोलते हैं ये भी बताऊंगा। 18+2 कॉन्फ़िगरेशन वाले, और इनको कहते हैं, ध्यान से आप देख लो, एक नाम आपका जाना पहचाना, अक्रिय युग्म विन्यास बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? अक्रिय युग्म विन्यास। इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट पेयर कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय युग्म विन्यास। ठीक है, ये कौन होते हैं? तो मैं तो कहूंगा ये वो होते हैं जो अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाते थे। याद है? थेलियम+1, Pb+2, बिस्मिथ+3 आदि, और इनको मैं अपवाद मानूंगा। ठीक है ना? और बेटा जी चेक करना हो तो थेलियम+1 का मैं चेक करवा दूं, लास्ट में विन्यास होता है 6s2 6p1, ये होता है इसका विन्यास। और पांचवें कोष में देखूं तो S पूरा भरा होता है, P भरा होता है और D भरा होता है। तो अब आप देखिए कि एक अंदर वाले कोष में तो 18 इलेक्ट्रॉन है, और +1 का मतलब है एक P का इलेक्ट्रॉन निकल गया, है ना? तो अब बताइए कितने बचे? 18 तो अंदर वाले में और 2 बाहर वाले में। आपको मेरा कहा हुआ है कि ये जो बाह्यतम कोष के S इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी अक्रिय हो जाते थे, याद करो। ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कि ये अंदर का हिस्सा हो, और देखिए इसीलिए इसको 18+2 लिखा जाता है। कल को पूछ ले, 4 ऑप्शन देके कि कौन सा है जो 18+2 विन्यास रखता है, आप बता देना। फिर आगे बढ़ो बेटा जी, लास्ट ये हैं 9 से 17 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, 9 से 17 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले, और ये हैं आपके संक्रमण धातु आयन, संक्रमण धातु आयन है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल आयन, जैसे आप ले लो वेनेडियम+2 हुआ, है ना, क्रोमियम+2 हुआ, Mn+2 हुआ, Fe+2 हुआ, इन सब के आप विन्यास लिख के देख लेना। आपको 9 से 17 के बीच में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए इनको भी मैं अपवाद मानूंगा, तो अपवाद हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने देखा कि धनायनों में तो बहुत सारे आपको विन्यास मिलते हैं और बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलते हैं। ये अष्टक नियम यहां पे पूरा होता है।